अच्छा, लास्ट लेक्चर हमारे पास था फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या थे। तो लास्ट में जाकर मैंने जो दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे ना, एक बैलेंस फोर्स होता है और एक अनबैलेंस फोर्स होते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको लिख के दिया था, प्रूफ भी किया था, वो सेकंड लॉ में भी आएगी इंशाल्लाह, आप टेंशन न लें। लेकिन दो जो टाइप्स थे ना फोर्स की, एक बैलेंस फोर्सेस एंड एक अनबैलेंस फोर्सेस, ये इंतहाई लाजमी है और वो हम अभी यूज़ करेंगे सारे लॉज के अंदर। तो देखिए हमारे पास आज का जो टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 07, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले ये लॉज जो है ना, ये इसकी थ्योरी वगैरह आप बुक स्टडी कर लें, वहाँ पर न्यूटन ने दिए हुए हैं ये सारी लॉज मोशन के बारे में। तो न्यूटन का कहना है कि दो चीज़ों के बारे में उसने ये लॉज दिए हैं, एक उसने कहा है फोर्स और दूसरा एक्सिलरेशन। एक फोर्स और दूसरा एक्सिलरेशन। कितने लॉज दिए हैं? 3 लॉज दिए हैं। कितने लॉज दिए हैं? 3 लॉज दिए हुए हैं। कौन कौन से लॉ हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है जरा देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट पहले अपने कॉपी में लिख लें। वो कहता है एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। देखो ये लिखना है, एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। क्या कहा उसने? कहा अगर बॉडी पे लगने वाली फोर्स को वेक्टर तरीके से ऐड करें, अगर उनका रिजल्टेंट 0 आता है तो नेट फोर्स क्या होगी? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो कह रहा है द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे रहेगी। पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? द बॉडी एंड मोशन, द बॉडी, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? द बॉडी इन मोशन, द बॉडी इन मोशन will continue its uniform motion along straight path, along straight path। बस सब कुछ स्टेटमेंट के अंदर देखो, सब कुछ स्टेटमेंट के अंदर देखो। फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है? F net force is equal to 0. The body at rest will remains at rest. The body in motion will continue its uniform motion along straight path. अगर बॉडी पे लगने वाली, समझो, अगर बॉडी पे लगने वाली फोर्स का रिजल्टेंट 0 आता है, मतलब बॉडी पे लगने वाली फोर्स का रिजल्टेंट 0 आ जाता है, तो वो कहते हैं दो सूरत है, या तो बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे ही होगी, कोई मोशन नहीं होगा। अगर बॉडी मोशन में है, क्या कहा? अगर मोशन करती हुई बॉडी पर लगने वाली फोर्स का रिजल्टेंट अगर 0 आता है तो वो बॉडी उसी मोशन के साथ स्ट्रेट पाथ पे मोशन करती रहेगी, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा स्पीड या वेलोसिटी का, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मतलब ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और न डायरेक्शन चेंज होगी। ये तो बैलेंस फोर्स की बात आई। आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो ना, आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो ना, आप शॉर्ट में साइड में ये भी लिख सकते हो, एफ बैलेंस्ड फोर्स, एफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। आप स्टेटमेंट इस तरह भी लिख लो, मर्जी आपकी है, लेकिन उनकी सारों की मीनिंग सही हो। मैंने कहा अगर बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगती है, सिंपल बात, अगर बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगती है तो बॉडी या रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। अगर बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे है, मतलब आपने फोर्स लगाई, बॉडी रेस्ट पे आई है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0, मतलब बैलेंस फोर्स हो गई। अच्छा,
एक बॉडी मोशन करती हुई बॉडी पर, मोशन करती हुई बॉडी पर आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। मोशन करती हुई बॉडी पर आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो अब उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है ना कि जिस स्पीड के साथ, जिस मैग्नीट्यूड के साथ वेलोसिटी थी वही मैग्नीट्यूड रहेगी। न वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, न वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और न डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ आ रही ना? तो ये स्टेटमेंट थी आपके पास फर्स्ट लॉ की। मैं एक एग्जांपल देता हूं। दो केस थे ना इसमें, दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट यहां से यहां और एक पार्ट यहां से यहां। पहला पार्ट का एग्जांपल देखिए, पहला पार्ट का एग्जांपल देखिए। मैंने कहा ये मेरे पास एक टेबल है, इस पर एक बॉडी पड़ी हुई है, मास m, एक बॉडी पड़ी हुई जिसका मास है m। एक बात बताएं मुझे, ये नीचे जोर लगा रही है उसका वेट, ये नीचे जोर लगा रही है उसका वेट, और टेबल एक फोर्स ऊपर की तरफ इस पर लगा रहा है जिसे कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। दो बातें याद रखो। वेट वो फोर्स होती है जो बॉडी जमीन की तरफ बॉडी को खींच रही होती, जो बॉडी जमीन की तरफ खिंच जाती। नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होती है जो सरफेस परपेंडिकुलरली बॉडी पे लगाती है, इसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। अगर मैं यहां पर तीन बातें जिक्र करूं ना, जरा देख, मैं तीन बातें यहां बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं वेट नॉर्मल फोर्स से अगर ज्यादा होता, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता ऊपर वाले से, तो आप बताओ बॉडी नीचे आती या ऊपर रह जाती? बॉडी फॉल, अच्छा बॉडी नीचे गिर जाती। अगर वेट छोटा हो नॉर्मल फोर्स से, तो यहां देखो गलती नहीं करना, मैंने कहा अगर वेट ज्यादा हो नॉर्मल फोर्स से तो बॉडी कहां गिर जाती? नीचे, क्योंकि वेट ज्यादा होता नीचे ज्यादा फोर्सेस आती। अगर वेट ज्यादा होता और नॉर्मल फोर्स कम होती तो ये न कहना कि बॉडी ऊपर जाती, बॉडी ऊपर जाती। आप ये न कहना कि बॉडी ऊपर जाती, क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स ज्यादा है ना। अब यहां पर मैं एक बात लिखूं, यहां पर मैं लिखूंगा बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। अब आप कहेंगे सर जी आपने कहा था वेट अगर ज्यादा होता बॉडी नीचे आती, नॉर्मल फोर्स ज्यादा होती बॉडी ऊपर क्यों नहीं जाते? बच्चों याद रखना, कुछ फोर्स ऐसी होती है ना, कुछ फोर्स ऐसी होती है जो सेल्फ एडजस्टेड होती है। नॉर्मल फोर्स आपके पास सेल्फ एडजस्टेड है। क्या है? सेल्फ एडजस्टेड। सेल्फ एडजस्टेड का मतलब यह होता है कि वेट के खिलाफ तो लगती है पर वेट पर कभी भारी नहीं आ सकती, वेट से कभी मतलब ज्यादा होते हैं लेकिन बॉडी को ऊपर उठा नहीं सकती। इस तरह का एक मुझे बताओ, एक बात बताओ, एक बात यहां पर मैं और बताऊं, एक बात मैं और बताऊं, या इससे पहले मैं नया एग्जांपल दूंगा, इसको देखें तो बॉडी इसी पे रहेगी कि नहीं रहेगी? अच्छा अब मुझे बताओ, जब कहानी देखें, जब वेट और नॉर्मल फोर्स बराबर होगी तो नेट फोर्स क्या होगी? बताओ इस केस में जब नॉर्मल फोर्स और वेट बराबर होती है तो मैं आपसे पूछता हूं इस ब्लॉक पर लगने वाली टोटल फोर्स का रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे 0। आप बताओ बॉडी रेस्ट पे रही कि नहीं रही? जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं आपका वेट नीचे जोर लगा रहा है, और जिस जगह बैठा है उसका सरफेस नॉर्मल फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है। अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा भी हो ना, आप ऊपर हवा पे नहीं उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेड। मतलब सेल्फ एडजस्ट क्या मतलब क्या है ना, यूं ही आप नॉर्मल फोर्स बढ़ जाती है तो वो वेट से बढ़ती नहीं है, वो वेट के बराबर करती है, वो वेट के हमेशा बराबर करके छोड़ देती है। एक यहां मैं साइड पे एक एग्जांपल देता हूं। अब इधर देखें, ये मेरे पास एक सरफेस है। अच्छा इधर आप लगा रहा है फोर्स, इधर आप फोर्स लगा रहा है, सरफेस इस पर पीछे लगा रही है एक फ्रिक्शन फोर्स। यहां आपने अप्लाइड फोर्स लगाई, यहां एक लग रही है फ्रिक्शन फोर्स। आपकी फोर्स अगर ज्यादा है तो बॉडी आगे आएगी, आपकी फोर्स अगर ज्यादा है तो बॉडी आपकी तरफ आएगी। आपकी फोर्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होगी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। आपकी फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पीछे है, लगता तो ऐसे है कि बॉडी पीछे आएगी,
पर बॉडी पीछे नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि फ्रिक्शन भी आप लोगों ने छोटी क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, ये भी क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेड। सेल्फ एडजस्टेड मतलब ये इस फोर्स से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी आपके पास लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ। अब मजीद इसके बारे में डिटेल देखते हैं, ये बातें अपने पास नोट कर लेना है, ठीक है? अच्छा, अब फर्स्ट लॉ के बारे में मजीद पॉइंट्स हमने देना है। फर्स्ट लॉ के बारे में क्या देना है? मजीद पॉइंट्स देना है। अब क्या पॉइंट्स है देखते हैं। अच्छा, क्या था हमारे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नजर आ रहा है ना? इधर देखें व्हाइट बोर्ड पे। अच्छा, आपने कहा कुछ पॉइंट्स लिखना है, कुछ पॉइंट लिखना लाजमी है। मैं इसका ये पूरा डिटेल में दिया, मैं अब लिख लेता हूं मैथमेटिकली। क्या लिख लेता हूं? मैथमेटिकली। इसको कैसे लिखा जाए? फर्स्ट लॉ को। तो आपने कहा था अगर नेट फोर्स बॉडी पर क्या हो? जीरो हो। अगर नेट फोर्स बॉडी पर क्या हो? जीरो हो। आप लोगों ने फोर्स का लेक्चर अगर मेरा नहीं देखा है तो पीछे जाओ, पहले उसको देखकर फिर यहां आ जाओ। अच्छा, अगर बॉडी पर लगने वाली फोर्स नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स जीरो है, तो आप बताओ क्या बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी? नो। क्या वेलोसिटी में चेंज आएगी? क्या वेलोसिटी में चेंज आएगी? तो अब ना सर, वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, समझ आ रही ना? ये बात याद रखना है। नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो, डेल्टा वी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। एक बात और नोट कर लें यार, ये जो टर्म है, 3 टर्म है ना, ये जो 3 टर्म है, क्या आप लोगों ने इक्विलिब्रियम के लेक्चर देख के आए हैं या नहीं? ये सर नो। इक्विलिब्रियम के लेक्चर में मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि नेट फोर्स अगर बॉडी पर जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो, और वेलोसिटी में चेंज क्या आएगी? जीरो। तो मैं ये कह सकता हूं ये तो कंडीशन हमने इक्विलिब्रियम की पढ़ के आए हैं। तो अब याद रखना कि फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए थे वही फर्स्ट लॉ। कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल। एक पॉइंट इसमें भी लिख ले तो बेहतर होगा। एक पॉइंट आपको और लिखो, एक पॉइंट और लिखो। फर्स्ट लॉ gave the definition of force. The definition of force. First law give the definition of force. एक बात और लिखें, फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है? असल फोर्स डिफाइन करने वाला कौन है? फर्स्ट लॉ। फोर्स अगर जीरो है तो ये कंडीशन है, अगर फोर्स जीरो नहीं है तो ये कंडीशन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा फोर्स के बारे में। किसके बारे में देगा? फोर्स के बारे में। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको फोर्स का डिफाइन करेगा, फोर्स डिफिनेशन देगा, फोर्स का डिफिनेशन आपको दे देगा। समझ आ रहा है यहां तक? अच्छा, अब बात करते हैं ना, एक और नया टर्म है फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में एक और नया टर्म है। फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लिख लो इस बात को, लिख लो। फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया नजर आ रहा है ना? फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ को हमने इनर्शिया क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो हो सकता है इनर्शिया के अंदर हो। तो पहले आप समझ लो कि इनर्शिया क्या होता है। पहली बात हमने समझना है कि भाई ये इनर्शिया क्या होता है, और इनर्शिया का पूरा नाम है ना बच्चों, लीनियर इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया की बात कर रहा हूं? लीनियर इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया देखिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास दैट
resist change, that resist change in velocity. अब क्या कहा देखो, is called inertia, is called inertia. मैंने क्या लिखा, मैंने कहा inertia कोई भी मास हो, कोई भी दुनिया में जिसके पास, किसी के पास कोई भी बॉडी हो जिसके पास मास हो, कोई भी क्वांटिटी हो जिसके पास मास हो, उसकी प्रॉपर्टी होती है द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास दैट रेजिस्ट टू चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या मतलब है, इंट्रिंसिक क्या मतलब है, इंट्रिंसिक का मतलब है नेचरली, ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचुरली होती है. इंट्रिंसिक का क्या मतलब है, इंट्रिंसिक का मतलब नेचुरली होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचुरली होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. जिस तरह मास आपके पास इंट्रिंसिक आता है क्योंकि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इसी तरह इनर्शिया देखो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास किसकी प्रॉपर्टी है, मास की. दैट रेजिस्ट चेंज इन वेलोसिटी, दैट रेजिस्ट चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज होने नहीं देती. क्या कहा, जो वेलोसिटी में चेंज होने नहीं देती. अब वेलोसिटी में चेंज ना होने का मतलब क्या है, अगर आपकी बॉडी, सुनो मैं जुबानी बता रहा हूं, अगर बॉडी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, अब बॉडी के अंदर जो इनर्शिया है वो क्या कहेगा, जिंदगी भर 2 मीटर पर सेकंड से चलोगी आप. अब क्या करोगे, जिंदगी भर 2 मीटर पर सेकंड से चलोगी. अगर आगे बॉडी जा रही है तो जिंदगी भर आगे मोशन करेगी, ना आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा है, इनर्शिया. अब आप कहेंगे सर इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है, मास की. तो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, लार्जर मास, लार्जर द मास, लार्जर विल बी इनर्शिया, लार्जर विल बी इनर्शिया. क्या कहा, क्या कहा मैंने कहा जिस बॉडी का मास ज्यादा है तो उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा. कैसे, जरा इधर देखो, इधर देखो. मैंने कहा ये मेरे पास 2 kg है, नजर आ रहा है ना, ये मेरे पास 2 kg बॉडी है, ये मेरे पास 4 kg बॉडी है. आपसे मैं पूछूं इनर्शिया 1 और इनर्शिया 2 में, इन 2 इनर्शिया में कौन सा इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, जितना मास ज्यादा तो प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी ना. अब जरा इधर देखें, मैं इधर लिख रहा हूं, उधर से मैं इधर छलांग लगाया हूं, जरा देखें इस चीज को. अच्छा, अब मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूं, जरा देखो, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ये पॉइंट नोट कर लो कि इनर्शिया ज्यादा तब होता है जब मास ज्यादा हो. इनर्शिया ज्यादा कब होता है, जब मास ज्यादा होगा. एक बात ये. दूसरी बात, इनर्शिया does not depends on speed, shape, size. Inertia does not depend on speed, shape and size. अब सुने, पहली बात, ये मेरे पास 2 kg है, ये मेरे पास 2 kg है और जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से. ये मेरे पास 2 kg है और जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से. आपसे मैं पूछता हूं इसका इनर्शिया I1 और इसका इनर्शिया I2, बताओ इनर्शिया इसका ज्यादा होगा या जिसका स्पीड ज्यादा उसका ज्यादा होगा. इनर्शिया स्पीड पे डिपेंड नहीं करता. तो आप कहेंगे इनर्शिया 1 इज इक्वल टू इनर्शिया 2. इन दोनों बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा. अच्छा, एक एग्जांपल मैं इधर देता हूं, एक मेरे पास ये बॉडी है, एक मेरे पास ये बॉडी है, ये भी है 1 kg और ये भी है 1 kg, दोनों 1 kg की है. समझ आ रही है. इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, और इसका स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड है. अब देखो शेप, देखो शेप अलग अलग है कि नहीं.
आपसे पूछा जाएगा इसका इनर्शिया ज्यादा होगा या इसका इनर्शिया, तो शेप पे इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है, शेप पे इनर्शिया डिपेंड नहीं करता। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सिर्फ के सिर्फ किसकी है, मास की है। फिर आती है साइज की, फिर आती है बात किसकी, साइज की, कि क्या इनर्शिया साइज पे डिपेंड करेगा, साइज पे, साइज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइज की बात करते हैं। अच्छा, साइज की बात करते हैं। एक मेरे पास ये बॉडी है, एक मेरे पास ये बॉडी है, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg। आप बताओ इनर्शिया 1 और इनर्शिया 2 में एक बड़ी बॉडी नजर आ रहा है भाई, आप साइज पे ना जाओ, आप इनका चेक करो, मास, मास दोनों का सेम है कि नहीं। जब मास दोनों का सेम है तो इनर्शिया भी दोनों का सेम होगा, इनर्शिया भी दोनों का सेम होगा। समझ आ रही है ना। अच्छा, एक मैं आपको और एग्जांपल दूं। मैंने कहा मेरे पास 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं, 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं, आगे मोशन कर रहे हैं दोनों, या इस तरह पड़े हुए हैं, ये 2 kg का है। इस ब्लॉक को मैंने उठा के, इस ब्लॉक को ये ऐसा लेटा हुआ था ना, इस ब्लॉक को उठा के ऐसे वर्टिकल कर दी है, और मास तो उसका वहीं सेम है ना। आप बताओ इनर्शिया इसका ज्यादा होगा या इनर्शिया इसका ज्यादा होगा, तो याद रखना इनर्शिया दोनों का सेम होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, अब मैं कुछ स्पेशल टाइप्स बताऊं आपको इनर्शिया में जाकर, स्पेशल टाइप्स, कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे भी होना तो बॉडी के अंदर इनर्शिया होती है, क्योंकि रेस्ट पे भी बॉडी के अंदर मास होता है। अच्छा, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, जब बॉडी मोशन में होती है ना तो उसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जब बॉडी मोशन में होती है फिर भी उसके पास इनर्शिया होता है, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जब बॉडी डायरेक्शन बदलती है ना तो फिर भी उसके पास क्या होता है, इनर्शिया होता है, और उस इनर्शिया को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब कहानी समझो, मैं इनर्शिया आपको डेली लाइफ में समझा दूं। आप इधर से गाड़ी में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप इधर से गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी मोशन में है कि नहीं। अच्छा, आपने आपको ऐसे सीट के साथ एडजस्ट करके बैठा हुआ है, यूं ही जाते 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 अचानक गाड़ी ब्रेक लगाए, आप बताओ क्या आप उसी तरह एडजस्टेड रहेंगे कि नहीं, हिल जाएंगे। अगर गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो आप गिरेंगे या आगे या पीछे। अब सुने, अगर आप आगे जा रहे हैं तो आपका इनर्शिया क्या कह रहा है, आपका इनर्शिया कह रहा है जिस स्पीड के साथ आप जा रहे हैं इस स्पीड के साथ जाओ, अपने आप के स्पीड को चेंज ना करो। जो ही ब्रेक लगा गाड़ी का तो आप बताओ आपका लोअर जो पोर्शन है ना बॉडी का वो तो गाड़ी के साथ टच है, तो गाड़ी ब्रेक लगाने से गाड़ी रेस्ट पे आई। अब आपका ऊपर वाला हिस्से के अंदर जो मास है उसका इनर्शिया कह रहा है आप बिल्कुल अपनी वेलोसिटी को चेंज न करें, जिस तरह आप जा रहे हैं इस तरह जाओ, तो आप थोड़ा टाइम के लिए आगे टिल्ट हो जाते हैं। ये जो टिल्ट वाली प्रॉपर्टी है ना इसी का नाम रखा गया है इनर्शिया। अब सुने, आप इधर से जाते जाते फिर भी आपने एडजस्ट कर दी, गाड़ी स्लो जा रही थी, गाड़ी क्या कर रही थी, स्लो जा रही थी, स्लो स्लो जाते 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 अचानक ब्रेक लगा, अचानक तेज कर दिया, एक्सीलेटर दबाया, अचानक तेज होगा। अचानक अगर तेज हुआ तो आप मुझे बताओ आप पीछे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनर्शिया ने पहले आपको एडजस्ट करके रखा था कि भाई जिस स्पीड से जाना है इस स्पीड से जाओ। अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो मैं ऊपर वाला हिस्से का स्पीड नहीं बढ़ाऊंगी। इनर्शिया क्या कह रहा है, मैं बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा तो गाड़ी के साथ टच है उसके कंट्रोल में है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मेरे कंट्रोल में है। वो कहिए आप स्पीड जब तेज करेंगे ना तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपना स्पीड बरकरार रखूंगा। जब वो अपनी स्पीड को बरकरार रखती है तो वो क्या करती है, पीछे गिर जाती है और नीचे वाला पोर्शन आगे जाता है। समझ आ रही ना, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और बात, आप जब चलती हुई गाड़ी के ऊपर आप बैठते हैं, अचानक गाड़ी चल रही होती है, यूं ही आप चलती हुई गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, डायरेक्ट छलांग लगाते हैं। छलांग लगाने के बाद रोड के ऊपर क्या आप सही स्टेबल रहेंगे कि नहीं, गिर जाएंगे, यकीनन आप गिर जाएंगे। अब क्यों गिर जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं, मैं आपको रीजन बता दूं। यूं ही आप गाड़ी के ऊपर थे तो आपका इनर्शिया आपके सारे डिस्क था, कह रहे थे कि इस स्पीड से गाड़ी जा रही है, इस स्पीड से
आपने अपना आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आपका इनर्शिया बरकरार रखना होता है। इनर्शिया आपको ये कह रहा है बरकरार रखो अपना पोजीशन को। अब जो है आप नीचे उतर जाते हैं तो नीचे वाला हिस्सा तो ज़मीन के साथ होता है, क्योंकि ज़मीन रेस्ट में है, वो रेस्ट पे आएगा, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा नहीं है वो इनर्शिया कह रहा है आप गाड़ी के साथ अपना मोशन को बरकरार रखो। तो यूँ आप क्या करेंगे, गाड़ी आगे जाती है तो डायरेक्ट आप उतरते ही गाड़ी की तरफ गिर जाएंगे। ये बात नोट करना है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करूँ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करूँ, जो है आप आगे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल एडजस्टेड हैं आगे जाने के, तो इनर्शिया कह रहा है अब सीधे रास्ते पे आगे चलो। जो ही ड्राइवर गाड़ी को टर्न कर देगा, ड्राइवर गाड़ी को क्या कर देगा, टर्न कर देगा, तो बताओ ऐसे टर्न किया तो आप आगे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ओरिजिनल मोशन गाड़ी का था वो आगे था, तो आपका इनर्शिया भी कह रहा है अब आगे जाना है। गाड़ी ने टर्न किया तो आपका ऊपर वाला हिस्सा तो अलग है, वो डायरेक्ट आगे झुक जाएगा। तो ये जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना, ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की। अब बात करते हैं, आप कहेंगे सर इनर्शिया का क्या, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं बच्चों, ये बात याद रखना है। लीनियर इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो याद रखना है, आप लिखेंगे इनर्शिया, कौन सा इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया हैज नो यूनिट, इनर्शिया हैज नो डायमेंशन, इनर्शिया हैज नो डायमेंशन। बाज़ लोग कहेंगे सर इनर्शिया का जो यूनिट है वो तो किलोग्राम है ना भाई, वो जो केजी है ना वो मास का है, इनर्शिया का नहीं होता है। तो ये कहानी टोटल थी आपके पास फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ के बाद फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया इसे क्यों कहा गया है, रीजन देखें। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ कह रहा है ना, अगर बॉडी पर फोर्स ना लगे, अगर ना लगे, शर्त लगा दी ना लगे, तो जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी वो हमेशा के लिए मोशन करती रहे, या रेस्ट पे हो तो हमेशा के लिए रेस्ट पे रहे। फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज ना आए और एक्सेलरेशन पैदा ना हो। और देखो इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी यूं ही कह रही है कि बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो, अगर मोशन में है तो मोशन में रहे, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, डायरेक्शन भी चेंज ना करे, मैग्नीट्यूड भी चेंज ना करे। तो इसलिए हमने कहा फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया।